लोगों पर ये आरोप ओवैसी साहब लगातार लगाते रहे कि आप लोगों ने तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, दशकों तक कुछ नहीं किया है, तो उस पर क्यों नहीं बोलते? आपकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आप तो एमवाई समीकरण की बात करते थे। आज भी मुसलमान वोटों के लिए लड़ाई हो रही है तो उसमें यही कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए उन्हें शिक्षा दी जाएगी, मुसलमानों की शिक्षा मदरसों से आगे बढ़े। ये अभी तक है, इतने सालों बाद भी ये पॉइंटर्स है। आप सोचिए जरा, अजय जी कुछ दिखा रहे हैं, मुसलमानों के जुल्म की लड़ाई है। हाँ, सोच लीजिए, अब जुल्म की लड़ाई है। उस लड़ाई में आप साथ हैं समाजवादी पार्टी के, बीजेपी को घेरने के लिए आप साथ हैं समाजवादी पार्टी के। बताइए दानिश साहब। देखिए सुनिए, मैं आपको बोलूं, सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती करने वाली इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी और ये तमाम लोग हैं। आप किस बात ये तमाम कौन है? तमाम कौन है? एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने बाबरी मस्जिद, सुनिए आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने इस देश में बाबरी मस्जिद ढाने का आंदोलन चलाया और कांग्रेस ने उसको पीछे से बैकअप दिया। और समाजवादी पार्टी की जब हम तक बात कर रहे हैं तो हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंटली चुनाव हुए थे, ठीक है, क्या मुसलमानों का क्या रिप्रेजेंटेशन का रेशियो है और कितने फीसद उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। इससे आगे बढ़ के मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आपके शासनकाल में, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के शासनकाल के अंदर में जब मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती हो रही थी, जब भरी सर्दियों के अंदर में बुलडोजर हटा के जब जो दंगा पीड़ित थे उनके घर के टेंट हटाए गए थे, क्या आपको वो याद नहीं है? और सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब तो अपने शहर में अपने प्रदेश में लड़ रहे थे, आपने जुल्म और ज्यादती की इंतहा मचा दी, तब उनको वहां पहुंचना पड़ा। इतने सालों से तो आप अकेले ही लड़ रहे थे ना, क्या कर लिया आपने बीजेपी का? बताइए आप। तो ये सारे लोग क्या कर लिया आपने बीजेपी का? दानिश साहब, वो तो दानिश साहब सीधा सवाल उठा रहे फराज जी पे। मतलब आप लोग साथ भी आए, मैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करूंगी, सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए। वो साथ अभी तक तो कारगर नहीं हो पाया है, आगे चलकर होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर वही बात है, दुहाई संविधान की है, लेकिन जो मंजिल है वो सत्ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई छुपी, अब तो वोटर भी यह बात समझता है, वोटर नहीं समझता कि दिल्ली में ही देख लीजिए, दिल्ली में अब फिर रास्ते अलग होंगे, क्योंकि सत्ता अगर आएगी तो हमारी होनी चाहिए, हम किसी के साथ उसे शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि यूसीसी पे जवाब नहीं, चलिए सवाल चेंज कर देते हैं। आजम खान का बयान, अंबेडकर जी का पॉइंटिंग फिंगर वाला स्टैच्यू जो है वो दिखाता है कि ये जमीन मेरी है और ये जमीन हड़पने के लिए अंबेडकर जी की स्टैच्यू डाली जाती है। ये आजम खान का बयान। इस पे अब बताइए कि क्या कार्रवाई की आपने फराज मियां? ये आजम खान का बयान है। बीएसपी ने भी कोर्ट किया था, एफआईआर भी हुई थी उनपे और उनके ऊपर कार्रवाई भी लीगल हुई थी। पर मैं चाहता हूं, क्योंकि पीडीए दलित सब बोल रहे हैं संविधान, अंबेडकर जी का स्टैच्यू ऐसे उंगली दिखाते हुए, अरे बीच में मत बोलो, आपको टिकट के लायक नहीं छोड़ा भाई अजय वर्मा, क्या है बीच में खामखा बोल रहे हो समाजवादी के लिए? है आप देख लो, प्रियंका जी का कुछ कर लो काम, आपके लिए बेहतर होगा। ये उंगली जो दिखाते हैं अंबेडकर जी की स्टैच्यू में, वो बोल रहे जितनी उंगली दिखा रही उतनी लैंड ग्रैबिंग के लिए स्टैच्यू लगाते हैं। मलूक जी और मैं ऐसी टिप्पणी करने वाले लोगों को कभी छोड़ेंगे नहीं। आप बताइए, देखो उठ के भाग गए, अरे उठ के नहीं भागना है फराज जी, भागना नहीं है। बताइए जवाब दीजिए। बोलो आजम खान। मैं मलूक जी के पास जाऊंगी क्योंकि मलूक जी ने तो सब देखा है, ये उनके सामने की बात है। फराज जी जवाब दे दीजिए। वो किताब में ढूंढ रहे जवाब। सुचारिता जी, देखिए शहजाद भाई से बोलिएगा कि ये मेरे हाथ में किताब है, इसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स, ठीक है। इसके पेज नंबर 357 पर गोलवरकर साहब रिजर्वेशन के बारे में क्या लिखते हैं, और पेज नंबर सुनती जाइए और पेज नंबर 268 आजम खान का इससे क्या लेना देना है? इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आजम खान जिंदा है ना, हंसिए नहीं, चेहरा सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और आपके मान्यवर, आप तो बहुत महान अंबेडकर जी के भक्त हैं, तो बताइए ना इसमें स्टैंड। जो गोलवरकर साहब ने इसमें देश के संविधान के सिलेबस के बारे में और SC ST के बारे में लिखा है। देखिए मैं अब सुन लीजिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आप लोग कितनी आजम खान इस किताब में लिखा हुआ है। सुचारिता जी मुझे आजम खान पे बोलो। सुचारिता जी मुझे आगे ट्राई सर, बोलिए। दानिश भाई नहीं दानिश भाई छोड़ो यार, आजम खान पे बोलो। ये क्या तरीका है सुचारिता जी? अच्छा आप बोलिए। नहीं, उन्होंने सवाल पूछा है, मैं तो इनके टर्न में नहीं बोल रहा था अभी। हाँ बोलिए, आप बोलिए। आजम खान, दानिश, अब दानिश भाई के मैं बात अरे आजम खान पे नहीं, अच्छा उन्होंने नहीं फराज जी एक सेकंड होल्ड। फराज जी, 2 सवाल तो उन्होंने पूछे हैं, उसमें मुझे लगता है डायरेक्ट तक आंसर बनता है। यूसीसी पर क्या स्टैंड है? संविधान की दुहाई देने वाले यूसीसी से भागते क्यों हैं? मेरे को लगता है ये सवाल तो लार्जर सवाल है, क्योंकि यूसीसी तो इस देश के सामने खड़ा है। क्या डायरेक्टिव
क्या 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 कॉन्स्टिट्यूशन ने जब यूसीसी को रिकमेंड किया था तो यह लिखा हुआ है कि उसमें खाली मुसलमानों के नियम चेंज किए जाएंगे, बाकी कम्युनिटीज को उसको एग्जिट कर दिया जाएगा? तो क्या ये बाकी लिखा हुआ है कम्युनिटीज का मतलब क्या है? अगर उसमें पूरे हिंदू देश भी हैं, में उसमें कानून ईसाई लाना भी है, हैं, तो हम उसका उसमें समर्थन सिख करते भी हैं, सब होंगे लेकिन उसमें। अगर आप मुसलमानों को चढ़ाने आपको सिर्फ इसलिए नहीं होना क्योंकि उसमें आदिवासी नहीं है, तो मुसलमानों को भी अलग रखा जाए। विरोध करते हैं। गोवा में लागू है, गोवा में उसमें- क्रिश्चियन है उसमें भाई। भी अलग रखा जाए भाई, क्रिश्चियंस के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है। मलूक जी क्या संविधान वाली बात में, क्या संविधान वाली बात में ये बड़ी जरूरी नहीं है कि जो संविधान की दुहाई देते हैं वो यूसीसी पर अपना स्टैंड क्लियर करें? देखिए, यूसीसी पे इनको अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। और सुचित्रा जी, मैं सीधा एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे हाँ, कि ये जितने भी लोग मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, अगर मुसलमानों पे कहीं बात आती है और कहीं अन्याय हो रहा हो तो हम साथ खड़े हैं, लेकिन ये आपस में इकट्ठे नहीं मिल सकते सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग। तो ये मुसलमानों की रक्षा क्या करेंगे? ये उनको क्यों रोज तनाव देते हैं, उनके लिए आपस में लड़ रहे हैं। हाँ। ये क्यों नहीं, अगर आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते तो हम मुसलमानों की क्या बात कर सकते हैं? एक बात और कहनी है, 1947 में मुसलमानों की 23.5% हिस्सेदारी थी और 2010-2014 आते आते 1.5% रह गई और अब 2024 तक वो 4.5% हो गई है। तो अगर आज की तारीख में मुसलमान फल फूल रहे हैं इस एनडीए की सरकार में, तो कांग्रेस को गिरेबान में क्यों नहीं झांकते कि कांग्रेस के समय में मुसलमानों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ उनके हक मारे गए और राहुल गांधी जी ने एडमिट किया है पार्लियामेंट, ये अब टेलीविजन के सामने रैलियों में, कि जब वो छोटे थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय में दादी के समय, पिताजी के समय, मनमोहन सिंह के समय जाते थे, दलितों के और पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वो अब समाजवादी के साथ, समाजवादी की वजह से शायद, या माननीय प्रधानमंत्री देश की संसद में आके कहते हैं मैंने इतने दलित मंत्री बनाए, इतने पिछड़े मंत्री बनाए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की नकल करके दलितों की और पिछड़ों की बात करने लगे क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दलितों की बात, दलितों की आवाज बनकर, मुसलमानों की आवाज बनकर आज नेता सदन में बोले हैं, लेकिन अगर दूसरा बोलता है तो उसकी आवाज गलत मेरी सही वाली एक इक्वेशन साफ नजर आती है। वो क्यों है? वो दलित वोट के लिए, वो मुस्लिम वोट के लिए, ये तो हमें जनता को सोचना होगा और समझना होगा। मेरे पास इतना ही समय था। वहां